हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने जो है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें कल मैंने पोषक तत्वों के बारे में बताया था कि पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक महापोषक तत्व और एक होता है हमारा लघु पोषक तत्व। महापोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लघु पोषक तत्व के बारे में। जो कि लघु पोषक तत्व है उसमें मिनरल्स आते हैं, यानी कि खनिज आते हैं, विटामिन आता है और साथ ही साथ हमारे आहारी रेशे और हमारा जो वाटर है यानी कि पानी, ये भी इसमें आ जाता है। तो इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, सब्जी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित दो अध्यायों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अब हमें क्या देखना है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या ही सजेशन देते हैं कि आपको हमेशा साग भाजी, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे आपको और हमारे सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं और सभी हमें यही एडवाइस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें क्या ऐसा मिलता होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और डॉक्टर ये सब हमें यही बोलते हैं कि आप अच्छा खाना खाइए, फल फ्रूट खाओ, साग सब्जी खाइए, अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं और डिटेल में इसको जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्त स्त्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान डॉक्टर जो है, कौन से डॉक्टर थे वो, चिकित्सक जो है वो जेम्स लिंड ने, कहाँ पर देखा था, स्कॉटलैंड के जो चिकित्सक हैं जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरा का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और सूजन होना जो है स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, अध्याय 1 में हमने देखा कि बहुत पुराने समय की बात है, जब जो नाविक होते हैं वो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तब उनके जो मसूड़े होते हैं उनमें कभी कभी क्या आने लग जाता है, रक्त स्त्राव यानी कि खून बहने लग जाता है, उनके मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से वो नाविक जो है परेशान हो जाते हैं। तब 1746 में जो एक लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड में ही एक डॉक्टर है जो कि जेम्स लिंड ने ये नोटिस किया कि कुछ नाविक ऐसे भी थे जो क्या है नींबू, संतरा, आंवला इन सभी का जो है सेवन कर रहे थे। तो ऐसे जो नाविक हैं जो खट्टे फलों का सेवन कर रहे थे वे रोग मुक्त थे, यानी कि उनको मसूड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो रही थी। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो मसूड़े होते हैं उनमें खून बहना और सूजन आना ये क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। किसके लक्षण है? स्कर्वी रोग के लक्षण है। तब फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, चलिए देखते हैं। अध्याय 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब हमने यही निष्कर्ष निकाला कि स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ। तो हम देखते हैं, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो है इसका जो उपचार कौन करेगा? तो ऐसे फल फ्रूट या ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होगी वही तो क्या करेगा, इसका उपचार करेगा ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट्स होते हैं जो क्या है, खट्टे होते हैं। तो वो खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसे रोग को दूर करने में सहायता करता है। जो इस रोग को दूर करने में क्या है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। चलिए अब इसी तरह से हम अध्याय 2 को देख लेते हैं। अध्याय 2, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। ऐसे 1960 के दशक में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिकों ने ये देखा कि हिमालय के क्षेत्रों में रहने वाले और भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनमें जो है एक बहुत ही
ये आम समस्याएं देखने को मिली कि वहाँ के जो लोग हैं उनके जैसे आपको यहाँ पिक्चर देखने को मिला कि उनके जो गर्दन के आगे वाला भाग है उसमें क्या है, सूजन आ जाता था। इनमें ऐसे सूजन देखने को मिला। ये वहाँ पर आम घटनाएं हो चुकी थी कि हर दूसरे व्यक्ति में वहाँ पर आपको क्या है, उनके गर्दन में ऐसे सूजन देखने को मिल जाता था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, चलिए देखते हैं। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार मान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। फिर भारत सरकार ने हमारे क्या बोला कि जो हम नमक, सामान्य नमक जो हम खाते हैं घरों में, उसमें हमें क्या मिलाना है, आयोडीन मिलाना है। तो फिर उसको हमने क्या बोल दिया, आयोडीन युक्त नमक कह दिया है। ठीक है, अब आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण जो है स्पष्ट रूप से वो क्या है, कम होने लग गए। मतलब ऐसे जो है आयोडीन युक्त नमक खाने से वहाँ के जो लोग हैं, हिमालयी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनके गले में जो आगे में सूजन होता था वो धीरे धीरे करके वहाँ पर ठीक होने लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। अब जब आयोडीन की कमी हो गई तो वहाँ आयोडीन क्यों कम हो गया कि वहाँ के जो मृदा थी और उनकी आयोडीन की कमी के कारण ही ये रोग आपको वहाँ पर दिखाई देने लगा था। और गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण है। अब इसमें क्या बताया गया कि घेंघा नामक रोग होने से क्या है, जो व्यक्ति होते हैं उनके गर्दन के अगले भाग में जो है वो सूजन देखने को मिलता है। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है, अध्याय 2 में हमने क्या निष्कर्ष निकाला उसको देख लेते हैं। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। बिल्कुल, आप जब टाटा नमक खाते हैं तो उसमें आयोडीन युक्त नमक लिखा होता है। आपने अपने घरों में देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो आज बिल्कुल जाइए अपने किचन में और वहाँ पे जो नमक के पैकेट्स होते हैं उसको देखिए और हमें बताइए, अपने कमेंट करके आप ज़रूर बताइए क्या ऐसा है कि नमक के पैकेट में आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है। जो आयोडीन नमक है वो कुछ अलग नहीं है, वो सिर्फ हमारा साधारण नमक ही होता है जिसमें हम आयोडीन की मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं। आयोडीन युक्त जो लवण होते हैं उसको हम उस नमक में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है जो गर्दन का आगे वाला भाग है जो सूज जाता था वो क्या होगा, धीरे धीरे ठीक होने लग गया। तो वो किसकी वजह से हो रहा था, आयोडीन की कमी के कारण वहाँ के लोगों में क्या है, गर्दन में सूजने जैसी समस्या हो जा रही थी, और इसी को हम घेंघा रोग बोल देते हैं, यानी कि गोइटर बोल देते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। अब गुजरात और कच्छ के आसपास रहने वाले अगरिया नामक जनजाति के लोग वहाँ पर क्या है, नमक की खेती करते थे, और उनकी एक पारंपरिक प्रथा थी, वो बरसों से चली आ रही थी कि वहीं के लोग क्या है, नमक बनाते हैं। वे कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते थे। वो कहाँ पर, कच्छ के रण में और गुजरात में वो नमक की खेती करते थे। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते थे और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। अब जो अगरिया जनजाति के लोग हैं वो 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में कड़ी धूप में रहते थे ताकि समुद्र से वो क्या कर सके, पानी से, समुद्र के जो पानी है उससे नमक बना सके। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम देखते हैं। लिस्ट बनी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। क्रियाकलाप 3.1 आइए सर्वेक्षण करें। अब हमें क्या करना है, एक सर्वे करना है। सर्वे के माध्यम से हमें पता लगाना है विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। अब हमें नीचे एक टेबल दी हुई है, चार्ट बनी हुई है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, उनके स्रोत हैं और उनके कार्यों का हमें क्या है, पता लगाना है, जिसमें विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाना है। हमें किनका पता लगाना है, विटामिन का, खनिज के स्रोतों का हमें पता लगाना है, और साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण के बारे में भी हमें समझना है कि अगर विटामिन या खनिज की कमी हो जाती है इन खाद्य पदार्थों से तो हमें कौन से रोग हो सकते हैं और इनके क्या लक्षण हो सकते हैं, इनको भी हमें क्या है, पता लगाना है। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपने आस पड़ोस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको जाना है और उन लोगों से बातचीत करना है
उनसे बातचीत करना है। और जो सूची आपको नीचे दी हुई है उस सूची में बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और उनसे संबंधित रोग और उनके लक्षण भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या है, वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करना है और उनके बारे में उनसे पता करना है क्या आपको इस प्रकार की कोई समस्या है। अगर है तो उनको भी परीक्षण करना है फिर, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा रही है, ठीक है। अब इन लक्षणों को उनके आहार के साथ साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोगों के विकारों की भी पहचान करना है। अब ये जो लक्षण दिख रहे हैं, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल रात में दिखना थोड़ा कम हो गया है या किसी की नज़र कमज़ोर हो गई है, तो उसे हम उसको क्या करेंगे, उनके खान पान से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि उनमें ऐसे वो उसके जो खाने पीने की है ऐसी कौन सी सामग्री है जो उनके खाने पीने की सामग्री में कमी है, ठीक है। अगर उनके पोषण में ऐसे कौन सी चीज़ है जिसकी कमी के कारण उनका जो नज़र है वो कमज़ोर हो गया, उनको दूर का दिखाई नहीं देता है, उनको अच्छे से पास का दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उनके विकार को हमें पहचान करना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में भी हमें क्या है, सुझाव देना है। कि अगर क्या है, रात में किसी व्यक्ति को कम दिखाई दे रहा हो तो आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है या आपको रतनदही हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इनके लिए आपको विटामिन ए के जो स्रोत हैं ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना है जिसमें विटामिन ए का भरपूर मात्रा में हो, और उन्हीं खाद्य पदार्थों का आपको क्या है, सेवन करना है, उसको खाना है, ताकि आप अपनी जो आँखें हैं उसको जल्दी से क्या है, स्वस्थ कर सकें और ठीक कर सकें। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने की हम क्या करेंगे, अब अगर ऐसी समस्या है तो सबसे पहले हम ये भी बोलेंगे कि जाइए डॉक्टर के पास और उनका इलाज करिए। चलिए अब हम इस तालिका को देख लेते हैं। भोजन के घटक, विटामिन या फिर खनिज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य, फिर इधर स्रोत लिखा है अभावजन्य रोग या विकार और उसके लक्षण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तालिका में विटामिन ए दिया हुआ है। तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, आँख और त्वचा को वो स्वस्थ रखता है। अब विटामिन ए हमें क्या, ऐसा कौन सा फल फ्रूट या खाद्य पदार्थ है जिसको खाने समय विटामिन ए मिलता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पपीता, गाजर, आम, दूध, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। अब विटामिन ए की कमी हो जाती है, अगर इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है खाद्य पदार्थों की, तब हमें क्या होता है, हमारा जो विज़न है, हमारी जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाता है। हमें जो है कभी कभी क्या होता है, दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है, थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी कभी क्या होता है, पास की चीज़ें अच्छे से हम नहीं देख पाते हैं। और इनके लक्षण क्या होंगे, दुर्बल दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, यानी कि रतौंधी रोग हो जाती है। जब अंधेरी रात में आपको कम दिखाई दे, इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। और कभी कभी तो पूर्ण रूप से दिखाई देना भी बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, और एक पोषक तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं लघु पोषक तत्व, यहाँ पर लघु दिया हुआ है, और एक ये है महापोषक तत्व। तो पोषक तत्व तो 2 प्रकार के हो गए, लघु पोषक तत्व और एक हो गया महापोषक तत्व। जो लघु पोषक तत्व है उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। महापोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसको हमने पिछले क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया है। अब जो लघु पोषक तत्व है, विटामिन और खनिज हो गया, पानी हो गया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आहारी रेशे भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, आहारी रेशे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए लिख देती हूँ, आहारी रेशे, ये भी क्या है, ये भी हमारे लघु पोषक तत्व की तरह ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से देख लेते हैं। अब विटामिन और इन चीज़ों का, विटामिन, खनिज, इनका कार्य क्या होता है। जो विटामिन और खनिज होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है, हमारे शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। विटामिन और खनिज हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम कौन करता है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को क्या है, रोगों से लड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं विटामिन B1। अब हम देखते हैं यहाँ पर विटामिन B1 के बारे में। तो B1 का मुख्य कार्य क्या है, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्यों में करने में मदद करता है। अब क्या करते हैं, जो हमारा विटामिन B1 होता है उनका मुख्य कार्य क्या है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है और साथ ही साथ शरीर को विभिन्न कार्यों को करने में भी सहायता प्रदान करता है। अब विटामिन B1 हमें कहाँ से मिलता है, फलियाँ हो गया, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों से हमें क्या मिल जाते हैं, विटामिन B1 हमें वहाँ से मिल जाता है।
और विटामिन B1 की, इन सभी चीज़ों की अगर हमारे खाद्य पदार्थों में ये सारी चीज़ें ना हों तब हमें क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो सकता है। कौन सा रोग, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी रोग होने से इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो बेरी बेरी रोग के जो लक्षण है वो सूजन, हाथों और पैरों में जलन होना, झंझनाहट और सांस लेने में परेशानी, ये सभी चीज़ें आपको क्या है, इनके लक्षण देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर विटामिन सी दिया हुआ है। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों से बचाता है। जो विटामिन सी है उनका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सभी क्या है, विटामिन सी के मुख्य स्रोत हो जाते हैं। अब विटामिन सी की कमी होने से हमें क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग देखने को मिल जाता है। तो अब स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है, तो उसको देख लेते हैं। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लग जाना। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों में खून निकल रहा है या फिर उनमें कोई घाव है, चोट लगा है, तो वो बहुत ही टाइम बाद भरता है, घाव जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में उसको क्या है, विटामिन सी की कमी है और साथ ही साथ उनको स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब विटामिन डी अस्थि और दांतों को स्वस्थ के लिए शरीर के कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। यानी कि जो हमारा विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, हमारी हड्डियों और दांतों के स्वस्थ रखने के लिए शरीर में क्या है, कैल्शियम के अवशोषण का कार्य करता है। कैल्शियम के अवशोषण का कार्य करता है। इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सभी चीज़ों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। अब विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है, रिकेट्स एक बीमारी है जिसे विटामिन डी की कमी से हो जाती है। अब इसका लक्षण क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं और टूट भी जाती हैं, तो ये क्या है, रिकेट्स का लक्षण है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, ये एक खनिज है। तो कैल्शियम क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखने का काम करता है। कौन, कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे दांत जो है वो क्षय होने लग जाते हैं। और इनका मुख्य स्रोत क्या है, दूध, सोया दूध, दही, चीज़ और पनीर, इन सभी का सेवन करने से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अब इनका जो क्या है, ये रोग, इनको कौन से रोग हो सकते हैं अगर कैल्शियम की कमी हो, तो अस्थि और दंत क्षय, यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, दंत क्षय हो सकता है, दुर्बल अस्थियां इनके लक्षण हैं, और दंत क्षय, दांतों में भी क्या है, समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। ये सभी इनके लक्षण हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन भी एक क्या है, हमारा खनिज लवण है। अब आयोडीन का काम क्या है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। आयोडीन क्या है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। आयोडीन युक्त नमक और सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, इन सभी चीज़ों में आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगर अभी आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आप सिंघाड़ा का सेवन करते हैं या फिर समुद्री शैवाल को आप भोजन के रूप में खाते हैं, तब आपको भरपूर मात्रा में आयोडीन मिल जाता है। अब आयोडीन की कमी हो जाने से घेंघा और जिसको इंग्लिश में हम गोइटर बोलते हैं, ये रोग हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इनके लक्षण क्या है, घेंघा रोग होने के लक्षण, तो गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाता है। अभी मैंने इससे पहले आपको एक लड़की दिखाई थी, उसकी गर्दन के आगे वाले भाग में आपको सूजन देखने को मिला था, तो वही उसका क्या है, घेंघा रोग का ये लक्षण है। यहाँ पे देख लेते हैं आयरन, जिसे हम लौह तत्व भी कह देते हैं। अब आयरन का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। ये क्या है, रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अब ये कहाँ से मिलता है आयरन हमें, तो हरे पत्तेदार साग सब्जी खाने से, चुकंदर, अनार, इन सभी फलों को खाने से हमें क्या मिल जाता है, आयरन भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। अब आयरन की कमी हो जाएगी तब क्या होगा, खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया रोग हो सकता है, जिसे हम रक्त अल्पता भी कह देते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, यानी कि पतले हो जाते हैं लोग, सांस लेने में दिक्कत आती है, ये सभी इनके लक्षण हैं। तो इस चार्ट में हमने सभी विटामिन्स के बारे में और उनके जो खनिज लवण हैं उनके बारे में भी अच्छे से देख लिया है। देखो, विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों या विकारों या उनके लक्षणों का हमने एक अच्छे से चार्ट बना दिया और इन चार्ट को हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में 100% इसमें से सवाल आएंगे ही, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3.5 में आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज। अब खनिज में क्या क्या खनिज है? कैल्शियम पढ़ा था आपने, आयोडीन और आयरन, ये सारी चीज़ें खनिज हैं। खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो अभी आपको मैंने पहले ही बताया था विटामिन और खनिज क्या होते हैं। विटामिन और खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, ऐसे खाद्य घटकों के समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिज की कमी के कारण होने वाले रोगों और विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? अब अगर किसी भी विटामिन या खनिज की वजह से हमारे शरीर में कोई भी समस्याएं या कोई भी प्रकार के रोग हो तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा जी। अगर विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, अभी आपने देखा। तो इनके जो स्रोत होते हैं कि हम ऐसे फल फूल या ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा हो, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं या जो रोग हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत के बारे में क्या है। गाजर खा सकते हो, आम हो गया, दूध है और पपीता, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर बार एग्जाम में आता है कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है कि पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम है, दूध, इन सभी से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब विटामिन B1 की मुख्य स्रोत क्या है? कद्दू के बीज हैं, पनीर हो गया, अलसी के बीज, गेहूँ, दूध, चावल, इन सभी का सेवन करने से आपको विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। अब देख लेते हैं विटामिन सी के स्रोत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं या साग सब्जियां होती हैं उनमें सभी में क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर नींबू है, हरी मिर्च है, अमरूद हो गया, आंवला है, टमाटर है, संतरा है, इन सभी चीज़ों में आपको क्या है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। अब ये है विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? खाद्य मशरूम, बहुत सारे मशरूम होते हैं, तो जो खाने वाली मशरूम होता है उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ये पोषक तत्व की परिभाषा है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या करते हैं? पोषक तत्व का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं और रोगों से वो क्या है, हमारी सुरक्षा करते हैं और रोगों को ठीक करने में भी वो क्या है, सहायता करती है, हमारी मदद करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को भी सुचारू रूप से बनाते हैं। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी तो आप बीमार हो जाएंगे और आप सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी शारीरिक वृद्धि भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित है। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विटामिन होते हैं और जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, इसीलिए इसकी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या है, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो ये रोगों से बचाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखने में क्या है, सहायता करते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं और जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या सलाह दी जाती है? तब हमें यही बोला जाता है कि आपको डेली दूध पीना है, हरे साग सब्जी खाइए, फल फ्रूट्स खाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, एकदम से बाहर का खाना अवॉइड करो, बंद कर दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर के खाने से क्या है, हमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है और हम अगर अच्छे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें जो है विटामिन और खनिज की प्राप्ति हो जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता आ जाती है। ठीक है। देखो, विटामिन और खनिज की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो विटामिन और खनिज होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। क्या होती है? बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी हमें आवश्यकता होती है।
लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी और में आप क्या अंतर देखते हैं? अब आपने देखा होगा कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कच्चे ही हम उसको खा लेते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पकाना पड़ता है। जैसे साग सब्जियां होती हैं, उनको हम क्या है, पका के खाते हैं। तो उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है, चलिए हम बताते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देते हैं या नरम और कम कुरकुरी हो जाती हैं? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप चीज़ों को खाना, जैसे आप देख लो किसको, कद्दू, जो हमारा कद्दू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कद्दू हो गया, जिसको हम इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे साग सब्जियां होती हैं। अगर उसको हम पकाते हैं तो उनका जो रंग होता है, उनका जो ओरिजिनल रंग होता है, वास्तविक रंग होता है, वो क्या है, रंग में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। और उनमें से बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि हम तापमान, हम क्या है, उसको हीट देते हैं, उच्च ताप में उसको पकाते हैं, तो उनमें जितने भी पानी रहता है वो सब क्या है, भाप बन के उड़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या है, उनका जो ओरिजिनल स्वाद होता है वो क्या है, अलग हो जाता है पकाने के बाद। खाना पकाते समय उच्च तापमान के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपके एग्जाम में हर बार आएगा ही। देखो, खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी और कुछ पोषक तत्व भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगा? जी बिल्कुल। देखो, ये सही बात है कि अगर हमें, जब हम चीज़ों को पका कर खाते हैं तो क्या होता है, उनमें से कुछ कुछ विटामिन जो होते हैं वो क्या है, पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या, हमें दिमाग लगाना चाहिए कि हमें चीज़ों को क्या, कच्चा ही खा लेना चाहिए। फिर क्या होगा, अगर हम चीज़ों को ऐसे बिना पकाए खाएंगे तो क्या होगा, उनमें से किसी भी प्रकार का पोषक तत्व जो है वो नष्ट नहीं होगा, और जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर को सारा पोषक तत्व मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम हर चीज़ को क्या है, कच्चा नहीं खा सकते हैं। आपको अगर दिया जाए, चलो एक बैगन दे देते हैं आपको, बैगन, अब क्या बैगन को कच्चा खा लोगे? नहीं खा सकते, तो उसको हमें तो पकाना ही पड़ता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो साग सब्जियां होती हैं उन्हें हमें पकाकर ही खाना पड़ता है। और हमें क्या करना है, उससे पहले कटी हुई या छिली हुई साग सब्जी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, सब्जी को कटी हुई फटी हुई सब्जियां होती है, कुछ छीलने पर भी उनकी चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती है, विटामिन जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या अब हमें धोना भी नहीं चाहिए साग सब्जियों को? लेकिन जब बाहर से मार्केट से खरीदते हैं सब्जियों को तो उसमें क्या, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, धूल होते हैं, तो हमें क्या है, वो भी नुकसान करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, उसे पानी से, अच्छे से साफ पानी से एक बार धोना चाहिए। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से आपको धोना आवश्यक हो जाता है, ताकि जितनी भी गंदगी हो या थोड़े मोड़े धूल धक्कड़ कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या है, निकल जाते हैं और हम उसको फिर इजीली खा सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये आपस में क्या है, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आपस में इन पे विचार चल रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, सुन लेते हैं। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं? अभी इस लड़के का ये सवाल है, क्या जितने भी पोषक तत्व हम खाते हैं या हमें हम जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, क्या सिर्फ वे पौधे और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या होते हैं, जो नमक जैसे पोषक तत्व होते हैं वो समुद्र या चट्टानों से क्या हो जाते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें चट्टानों से मिल रहा है, तो कुछ हमें समुद्र से मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जो हमें सीधा सूरज की रोशनी से मिल रहा है। इसमें से कौन सा विटामिन? विटामिन डी डायरेक्ट हमें सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से ही मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पोषक तत्व सिर्फ हमें पौधे और जंतुओं से ही प्राप्त हों। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। फल और साग, जो फल और साग होते हैं वो आहारी रेशे से भरपूर होते हैं। जितने भी फल होते हैं और साग क्या होते हैं, आहारी रेशे यानी कि फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारी रेशे हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। अब आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जिसमें कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जो उनमें पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल
पानी की भी आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि आहारी रेशे, जिन्हें हम रुक्षांश भी कह देते हैं, आहारी रेशे को हम क्या बोलते हैं? रुक्षांश। अब इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, इसको देख लेते हैं। हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। आपके पेपर में हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो रुक्षांश है या आहारी रेशे, इसमें क्या पोषक तत्व होते हैं या क्या ये पोषक तत्व प्रदान करने वाले हैं? तो बिल्कुल नहीं। आहारी रेशे से आपको किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है। फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक क्यों है? कि वो इसीलिए क्योंकि ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपने कुछ भी खाया पिया और आपको वो क्या है, आपको वो अनपचक हो गया, वो चीज़ें आपको नहीं पची हैं, तो वो क्या है, अब हमारे पेट से उसको क्या करेंगे, मल के रूप में हम उसको बाहर त्यागेंगे। मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। जो हमारे रुक्षांश यानी कि जो आहारी रेशे हैं, वो हमें क्या है, मल को सुचारू रूप से बाहर निकालने में हमारे क्या है, मदद करता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या है, जो हमारे रुक्षांश है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? पादप यानी कि पेड़ पौधों से जो उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, वहीं से हमें क्या मिलता है? रुक्षांश की प्राप्ति होती है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत होते हैं। ये किसके? हरे पत्तेदार साग हो जाते हैं, ताजे फल हो गए, साबुत अनाज हो गए और दालें और मेवे रुक्षांश के क्या है, एक अच्छे स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा है, वो भी क्या बता रहा है, हाँ मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी। क्योंकि आहारी रेशे क्या करते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है वो मल त्यागने की जो कठिनाई है उसको दूर करता है। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो आसानी से अपना मल को सुचारू रूप से शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसी के लिए हमें रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। समझ गए ना आप लोग? यहाँ से पेपर में प्रश्न आता ही है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं और उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी यानी कि जल की प्राप्ति होती है। जैसे तरबूज जब आप खाते हो तो बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। खरबूजा हो गया, संतरा हो गया, अंगूर, अनानास, खीरा, टमाटर, गाजर, ऐसे बहुत सारे हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। चलिए, जो चीज़ें आपको समझाने वाली होंगी बिल्कुल मैं उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। जहाँ तक संभव हो या स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम दूसरों का सेवन, इधर उधर चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, खराब होगा। न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और हमारे वातावरण को भी हम उसको क्या है, खराब करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, अच्छे हमारे आसपास जो किसान होते हैं वो जो भी फसलें उगाते हैं हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और हमें स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल भी पीना चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो जल हमारे शरीर के लिए इसीलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या है, सहायता करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उनमें पानी की जो मात्रा होती है उसको क्या है, शरीर अवशोषित कर लेता है। ठीक है। फिर यहाँ पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट जो हमारे ऐसे मूत्र हो गए या पसीने हो गए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर के, उनको बाहर निकालने में मदद करता है और हमें स्वस्थ रखने के लिए भी नियमित रूप से क्या है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक है, इसकी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक वैज्ञानिक है और उनका नाम क्या है, कोलुथुर गोपालन। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है कोलुथुर गोपालन। वो जो है 1918 से 2019 में जब भारत में पोषक अनुसंधान की उन्होंने शुरुआत की, किसकी, पोषण अनुसंधान की शुरुआत की कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में किस टाइप का उनको
क्या है पोषक तत्व देखने को मिलता है। उनके बारे में जब इन्होंने क्या है अनुसंधान शुरू किया, तब उन्होंने देखा, उन्होंने 500 से भी अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का और उनके पोषण मूल्य के आधार पर विश्लेषण किया। तब इन्होंने क्या किया, 500 से भी अधिक ऐसे खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया, उनका परीक्षण किया और उनमें से ये देखा कि ये 500 से भी ज़्यादा खाद्य पदार्थ देखे और उनमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ, किस प्रकार का पोषक तत्व है, उनके बारे में उन्होंने क्या है अनुसंधान में क्या है खोजना, रिसर्च करना चालू किया। फिर उन्होंने क्या किया, भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया कि भारत में जो है खाद्य पदार्थों की आबादी को लेकर उनकी जो पोषण की स्थिति है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में देखा। फिर उन्होंने ये पाया कि हमारे भारत में प्रोटीन युक्त पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ, अन्य खाद्य घटकों की व्यापक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमी है। क्या है, हम जो खाना खाते हैं उनमें पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, ऊर्जा, इन सभी चीज़ों की बहुत ही कमी देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में इसी के परिणाम स्वरूप जो सरकार है, भारत सरकार ने 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की और जिसे हमने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहते हैं, यानी कि पीएम पोषण भी कहा जाता है। इस पोषण की योजना के तहत जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य भारत के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना था और इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब बच्चे खाना खाते हैं, अगर वो पोषण, उनका जो खाना है उसमें पोषक तत्व नहीं होगा तो बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। अगर बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो फिर वो अच्छे से पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब का जो है श्रेय किसको जाता है, कोलुथुर गोपालन को जाता है। ये एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने पोषक तत्वों के बारे में गहनता से अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज की क्लासेस को हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की चीज़ें, भोजन के विभिन्न घटकों और परीक्षण कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।